बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 शुरू होता है, तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर का नाम है आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। एंड mole and Avogadro number, Avogadro's number। ये लेक्चर है आइडेंटिफिकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट, यानी लिमिटिंग रीजेंट को मालूम करना या लिमिटिंग रीजेंट की शनाख्त। आइडेंटिफिकेशन का मकसद है शनाख्त, मालूम करना। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर, इसी तरह मोल और एवोगाड्रो नंबर भी बयान करेंगे। तो इस लेक्चर में 3 टर्म्स है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन है। तो पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन पर तफसीली रोशनी डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन यानी लिमिटिंग रीजन को मालूम करने के लिए 3 स्टेप दरकार होते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। इसमें पहला स्टेप आता है, पहले आपको मुतामिलात रिएक्टेंट्स की केमियत को मोलों में तब्दील करना होगा। यानी पहले आप रिएक्टेंट्स के केमियत को मोलों में तब्दील करेंगे। कन्वर्ट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू मोल्स। यानी आपको क्वेश्चन में मास दिया होगा ग्रामों में। किस चीज़ में? ग्रामों में। ऑफ रिएक्टेंट्स का, तो आप इनको मोलों में तब्दील करेंगे, तब्दील करेंगे। इसमें दूसरा नुक्ता ये है, दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने रिएक्टेंट्स की मोलों की तादाद मालूम की, तो अब आप हर एक रिएक्टेंट्स के मोलों की तादाद से हासिलात यानी प्रोडक्ट्स की मोलों की तादाद मालूम करेंगे। और डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हर एक रिएक्टेंट से, हर एक मुतामिल से हासिलात की मोलों की तादाद मालूम करे, डिटरमिन मालूम करे। इसी तरह तीसरा स्टेप क्या होगा? यह होगा कि आपने पढ़ा है कि लिमिटिंग रीजन वो रिएक्टेंट होगा जो हासिलात की कम मोल देते हैं, यानी हासिलात की मोलों की कम तादाद देता है। तो अब हम मालूम करेंगे या मवाजना करेंगे रिएक्टेंट्स के दरमियान कि किस रिएक्टेंट ने हासिलात की कम मकदार दी है या कम मोलों की तादाद दी है। तो जो भी रिएक्टेंट
हासिलात की कम मोल देता है इसको लिमिटिंग रीजन कहेंगे। द रिएक्टेंट which gives जो देता है less number of moles of products is called will be limiting reagent या limiting reactant। ये 3 स्टेप ज़हन में रखने होंगे। कन्वर्ट मास ऑफ रिएक्टेंट्स के मास को तब्दील करो इनटू मोल्स, मोलों की तादाद में, मोलों में। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की तादाद मालूम करो। अब प्रोडक्ट्स हासिलात की फ्रॉम ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट से। द रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट विच गिव्स जो देता है लेस नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की कम तादाद ऑफ प्रोडक्ट्स हासिलात के, विल बी लिमिटिंग रीजेंट, ये लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब मैं आपके लिए आपके केमिस्ट्री यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से एक मिसाल लेता हो, एक मिसाल हल करता हो ताकि कोई भी मुश्किल का सामना न हो। तो आइए एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक्स से हल करता हो। तो ये फर्स्ट ईयर ये केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है और इसमें एग्जाम्पल नंबर 1.13 है। 1.13 तो मैं पढ़ता हो, आप गौर से सुनिए। कार्बनिक एसिड H2CO3 कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बनिक एसिड जो कि एक तेजाब है को मंदरजाज़ेल मसावात के मुताबिक तैयार किया गया या तामुल के मुताबिक तैयार किया गया है। उन्होंने इक्वेशन दिया है इस मिसाल में, तो मैं लिखता हो F 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज डिजॉल्व। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 120 ग्राम हल हो जाए इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, पानी की 80 ग्राम में, देन तो फिर आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मालूम करो। तो लिमिटिंग रीजन मालूम करें। इसमें दो हिस्से हैं ए और बी, लेकिन ए हिस्सा जो है ये लिमिटिंग रीजन के साथ बिल्कुल वाबस्ता है। तो मैं पहले ये ए हिस्सा हल करता हो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। तो आइए हल करते हैं। एग्जाम्पल 1.13 सॉल्यूशन। हल करने का तरीका भी आपको याद करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे और इससे जो उन्होंने डेटा दिया हुआ है मालूम है वो लेंगे। तो आइए गिवन डेटा लेते हैं। गिवन डेटा, इस एग्जांपल का गिवन डेटा क्या है? तो इसमें दिया हुआ है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 120 ग्राम। तो 120 ग्राम इसकी कीमियत है। इसी तरह उन्होंने पानी का कीमियत भी दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O, तो H2O की मास कितनी है? 80 ग्राम लिया हुआ है। इसी तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी दिया गया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन उन्होंने क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में हल हो जाता है, यानी पानी के साथ अमल करता है, ये तो गैस है और ये लिक्विड है। इसी तरह हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स जाहिर करने के लिए L लगाते हैं लिक्विड के लिए और G लगाते हैं गैस के लिए। तो इससे एसिड बन जाता है H2CO3 कार्बनिक एसिड बनता है। लेकिन इसमें चूंकि पानी होता है तो AKO लिखते हैं। AKO का मकसद है एक्वियस का मकसद है पानी। चूंकि इस कार्बनिक एसिड में पानी होता है कार्बनिक एसिड इसको कहते हैं। तो ये मसावात बैलेंस है। उन्होंने अब सवाल पूछा है हमसे कि लिमिटिंग रीजेंट कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर में से कौन लिमिटिंग रीजन है, तो हम ये मालूम करेंगे। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड जो मतलूब है हमसे चाहता है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या है, लिमिटिंग, लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन मालूम करना है भाई। तो हम स्टेपों को फॉलो करेंगे। अब मैंने आपको बताए है, पहला स्टेप इसमें से क्या है, पहला स्टेप इस्तेमाल करो, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, रिएक्टेंट्स के मास को मोलों में तब्दील करना है भाई। तो मोलों में तब्दील करना है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के मुताबिक मास को मोलों में तब्दील करो। तो मास कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने दिया हुआ है, हम मोलों में तब्दील करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे गिवन मास जो उन्होंने दिया है। मोलों की तादाद का फार्मूला आप जानते हैं, मोल किस तरह मालूम किए जाते हैं, गिवन मास। तो गिवन मास लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की और इसी तरह हम इसकी मोलर मास या मालिकुलर मास पर डिवाइड करेंगे। तो आइए मालूम करते हैं। गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का आपने पढ़ा कि 180 ग्राम है और इसी तरह इसका मोलर मास मालूम करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बहुत आसान है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, तो 12 लगाई जमा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन 2 में ज़रब देना क्योंकि इसके एटम यहाँ पर कितने हैं, 2 है, 16 दूनी 32, 32। तो इसी तरह 180 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 12 तो 44 आ जाएगा। अगर हम इसको 180 को 44 पर डिवाइड करें तो इससे जवाब आता है 180 नहीं 120 है। ये तो मैंने गलत लिखा, तो ठीक करेंगे, 120 है भाई, 120। तो 120 को 44 पर तकसीम करो। तो 120 को जब हम तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2.72 मोल्स ये आए। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, H2O। तो H2O का मास क्या है, मास ऑफ H2O उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह पानी के मोलर मास पर ये डिवाइड करना है तो मोल मालूम हो जाएंगे। तो आइए मास ऑफ वाटर कितना है, 80 ग्राम है। 80 को मोलर मास ऑफ वाटर पर तकसीम करो। तो मोलर मास ऑफ वाटर किस तरह मालूम करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है और इसके एटम यहाँ पर 2 है, 2 में ज़रब देना है, 2 एकम 2 जमा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और एटम 1 है, 16 एकम 16। तो 80 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 18। इसी तरह 80 को 18 पर तकसीम करो तो इसके मोल आ जाएंगे। तो इसके मोल क्या होंगे, 4.44 मोल्स, इसे ये आते हैं। अब इसमें दूसरा स्टेप डालना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में आपने पढ़ा था कि अब हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के मोलों की तादाद मालूम करना है, प्रोडक्ट्स के मोलों की तादाद। तो ये मसावात जो है मैं एक बार फिर लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और इससे बनता है H2CO3 कार्बनिक एसिड। तो अब इक्विवेलेंसी का इस्तेमाल ज़रूरी है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप ये है कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बनिक एसिड की मोलों की तादाद मालूम करेंगे। तो आइए मालूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मोलों से कार्बनिक एसिड के मोलों की तादाद। तो पहले हम मालूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस मसावात से आप देख सकते हैं कि यहाँ कोएफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड बनता है, ये 1 मोल है। तो इसका मकसद हुआ दैट फ्रॉम द इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियरली गिव्स 1 मोल ऑफ H2CO3। तो ये 1 मोल से 1 मोल कार्बनिक एसिड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल तो 2.72 है, तो 2.72 मोल्स अगर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो इससे कितने बन जाएंगे। तो जब ये 1 होगा, ये 1 है, तो इसी तरह ये 2.72 से 2.72 मोल बन जाएगा।
H2CO3 कार्बनिक एसिड। अब हम आते हैं वाटर से मालूम करते हैं भाई, वाटर। तो वाटर से अगर हम मालूम करेंगे तो वाटर को देखो यहाँ पर इसका मोल 1 है, यहाँ 1 है, तो जब पानी का 1 मोल होगा 1 मोल H2O तो ये देगा 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड 1 मोल H2CO3 देता है। तो इसी तरह पानी के कितने मोल दिए गए हैं 4.44 है, तो 4.44 मोल ऑफ वाटर से कितने बन जाएंगे, ये कार्बनिक एसिड बन जाएगा 1 से 1, तो इससे 4.44 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड बन जाएंगे। तो तीसरा स्टेप आप फॉलो करो। अब मवाजना करो हासिलात की कि किसने कम दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड ने 2.72 मोल कार्बनिक एसिड पैदा किया है और पानी ने 4.44 पैदा किया है कार्बनिक एसिड। तो इसका मकसद ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ने हासिलात की कम मकदार दी है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लिमिटिंग रीजन है, लिमिटिंग। तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। लिमिटिंग रीजन क्या हुआ, लिमिटिंग रीजन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसने कम मोल पैदा किए हैं किस चीज़ के, कार्बनिक एसिड के। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, लिमिटिंग रीजन है भाई। तो अब हम दूसरी टर्म की तरफ आएंगे। तो इसमें दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था इस लेक्चर का, इस लेक्चर के नाम में आया है मोल। क्या है भाई, मोल। तो अब हम मोल की तरफ आते हैं। मोल, पहले हम मोल की डिफिनीशन करते हैं भाई, डेफिनीशन। मोल को डिफाइन करना है कि मोल है क्या, तो आसानी के साथ आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। मोल क्या है भाई, जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, एटमी किमियत को ग्रामों में जाहिर करें, या किसी मालिक्यूली किमियत को ग्रामों में जाहिर करें, या फार्मूला यूनिट जिसे आप कहते हैं फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्रामों में जाहिर करें, तो इसे हम कहते हैं मोल। तो मोल क्या है, when atomic mass or molecular mass or formula mass as expressed in grams, it is called mole। तो इसे कहते हैं it is called mole। when atomic mass, जब एटमी किमियत को और मालिकुलर मास को और फार्मूला मास को एज एक्सप्रेस जाहिर किया जाता है, जाहिर एक्सप्रेस का मकसद क्या है, जाहिर किया जाता है इन ग्रामों में, इट इज कॉल्ड मोल। तो इसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, मोल। अब हम मोल की वजाहत कराते हैं आपको, एक्सप्लेनेशन का मकसद है भाई वजाहत। तो आपको मालूम है कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ इकाइयाँ, मुख्तलिफ मकदारों के लिए मुख्तलिफ इकाइयाँ यानी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास की इकाई क्या है, किमियत की, किलोग्राम है। टाइम की इकाई क्या है, सेकंड है। इसी तरह हम जब पेयर इस्तेमाल करते हैं, जोड़ा जिसे कहते हैं जोड़ा, तो ये दो एक जैसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम डोज़न कहते हैं, डोज़न 12 एक जैसे अशिया को हम डोज़न इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम ग्रास इस्तेमाल करते हैं। ग्रास आप जानते हैं 144 सिमिलर एटम्स को कहते हैं या सिमिलर सब्सटेंसेस
थिंग्स को कहते हैं, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह रीम है, रीम तो पेपर शीट जो कागज़ का शीट होता है, इसमें 500 शीट होते हैं तो इसे रीम कहते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ इकाइयाँ इस्तेमाल होते हैं तलबा। तो इसी तरह हम मॉल को भी बतौर SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल की इकाई को के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? शे की मकदार के लिए, फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट के सब्सटेंस के अमाउंट के as we use different यूनिट्स, मुख्तलिफ इकाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली लाइफ, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस्तेमाल करते हैं भाई मास के लिए क्या इस्तेमाल करता है? किलोग्राम, किलोग्राम है, किलोग्राम पर मास, किलोग्राम पर क्या? मास। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड पर टाइम, सेकंड पर टाइम, टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल होता है इकाई के तौर पर। इसी तरह फेर, पैर भी एक इकाई है, जोड़ा जिसे कहते हैं। पैर पर टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे अशिया के लिए, दो एक जैसी अशिया के लिए, एक जैसे नौ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैर। इसी तरह डोजन है, आप डोजन भी जानते हैं, दर्जन जिसे कहते हैं डोजन भाई, डोजन पर 12 सिमिलर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम ग्रास का इस्तेमाल करते हैं भाई, ग्रास, ग्रास रीम, ग्रास का इस्तेमाल करते हैं भाई, ग्रास। ग्रास का क्या मकसद है? ग्रास इज यूज्ड फॉर 144 सिमिलर साइज, जिसका साइज बिल्कुल एक जैसा होता है, साइज पेपर शीट्स, कागज़ की शीटों के लिए, या दूसरी चीज़ की भी शीट हो सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह, पेपर शीट्स। ग्रास 144 सिमिलर, नहीं यार, तो 144 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट्स 144 एक जैसे अशिया के लिए। इसी तरह रीम जो है, रीम पेपर शीट का 500 पर 500 पेपर शीट्स, पेपर शीट्स आप सिमिलर साइज भाई, सिमिलर शीट्स, ये शीटों के लिए है। रीम क्या है? 500 पेपर शीट्स ऑफ सिमिलर शीट, सिमिलर साइज है भाई। तो इसी तरह हम मोल को भी बतौर SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं शे की मकदार के लिए। सिमिलरली का मकसद है इसी तरह, सिमिलरली we use mole as SI यूनिट, SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बैनुल अक़वामी निज़ाम का इकाई। SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। इसी तरह हम मोल को बतौर SI यूनिट के शे की मकदार के लिए केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ये SI यूनिट है। अब मोल का दूसरा नाम आपको याद करना है भाई, मोल का दूसरा नाम क्या है? 1 ग्राम एटम, आप भी इसको कहते हैं 1 ग्राम एटम। मोल इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, इसको 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं। ये इसका दूसरा नाम है भाई, दूसरा नाम। मोल को जाहिर किस तरह करते हैं? इसका सिंबल क्या है?
सिंबल ऑफ मोल याद करना है। सिंबल ऑफ मोल को इस तरह जाहिर करते हैं, मोल MOL लिखते हैं, इसके आखिर में ई है और इस अलामत के आखिर में ई नहीं है, तो इसको मोल कहते हैं। मोल मोल इसी तरह जाहिर किया जाता है, या सिंबल इसकी ये है, अलामत ये है। इसी तरह मोल इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। सिंबल ऑफ मोल ये हुआ, ये मोल है। अब एक सवाल जहन में उभरता है या सवाल जहन में आता है कि हम मोलों का इस्तेमाल केमिस्ट्री में किस लिए करते हैं, किस लिए ज़रूरी है, या इसकी क्या अहमियत है भाई। वाई वी यूज़ द टर्म मोल इन केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द यूजफुलनेस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजेस मोल। तो तलबा इसका जवाब इंशाअल्लाह बहुत आसान है, सुनिए और जानिए। तो ये सवाल है कि मोल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आपको तलबा मालूम है कि अगर हम एक एटम का कीमियत मालूम करते हैं तो एक एटम को तो हम देख नहीं सकते, एक एटम देखा नहीं जा सकता, एक मालिक्यूल भी देखा नहीं जा सकता, मालिक्यूल को हम नहीं देख सकते, एक एटम को नहीं देख सकते। और इसी तरह मालिक्यूल और एटम की कीमियत बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। तो इसको किस तरह आप तोलेंगे, किस तरह आप इसके पैमाइश करेंगे। तो एक एटम की कीमियत मालूम करना, कीमियत नापना, या एक मालिक्यूल की कीमियत मालूम करना तो बहुत क्या है, मुश्किल है। और अगर हम मोल को लेंगे तो मोल तो आप जानते हैं इंशाल्लाह अब आ रहा है आयोगेड्रो नंबर। तो मोल में आयोगेड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, ज़रात होते हैं, मालिक्यूल होते हैं। तो ये एटम तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब एटमों की तादाद ज़्यादा हो गई तो इसकी कीमियत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक मोल की कीमियत क्या है, ज़्यादा है। तो तलबा जब एक मोल चीज़ों की कीमियत ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा कीमियत को तोलना, नापना, पैमाइश करना बहुत आसान है। यानी अगर हम चाहते हैं कि एक मोल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि एक मोल पानी ले ली, पानी, तो आपको मालूम है कि पानी का मालिक्यूली कीमियत क्या है, 18 ग्राम है। 18 ले ले और इसके साथ ग्राम लगाई तो मोल बन जाएगा। तो जब 18 ग्राम हुआ तो 18 ग्राम तो बहुत ज़्यादा कीमियत है और 18 ग्राम को हम आसानी के साथ तोल सकते हैं, आम तराजू से भी आप तोल सकते हैं 18 ग्राम को। तो 18 ग्राम क्या हुआ, एक मोल। तो एक मोल को तोलना, पैमाइश करना बहुत आसान है। तो इसी तरह आसानी के खातिर हम केमिस्ट्री में मोल इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं मोल को, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब याद होगा। मोल की कीमियत ज़्यादा है इसलिए ये आसानी के साथ तोला जा सकता है, और एक एटम या मालिक्यूल की कीमियत चूँकि कम है इसे आसानी के साथ तोला नहीं जा सकता। तो इसलिए हम आसानी के खातिर मोल इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं मोल के एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको बहुत आसानी हो। एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आप बंदों से कोई और बंदा पूछे कि 1 मोल वाटर कितना होगा, तो आए मैं बताता हूँ आपको। आपने तारीफ में पढ़ा है, अब आपने तारीफ में पढ़ा कि मालिक्यूली कीमियत को जब ग्रामों में लिया जाए, मालिक्यूली कीमियत वाटर का क्या होगा, आसान है बहुत। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1। तो इसको 2 में ज़रब देना है क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है। 2 ज़रब 1 to 2 टाइम 1 अगर हम लेते हैं 2 एकम 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और इसका एक एटम है 16 एकम 16। तो ये क्या हो गया, 18। अब अगर 18 के साथ ग्राम लगा दी तो ये 1 मोल बन जाएगा। तो पानी को 18 ग्राम अगर हम ले लें तो ये 1 मोल है। तो 1 मोल पानी को तोलना क्या हुआ, बहुत आसान। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि जाओ मेरे लिए 1 मोल पानी लाओ, तो आप 1 मोल पानी ला सकते हैं आसानी के साथ। क्यों ला सकते हैं, 18 ग्राम
18 ग्राम एक तरफ रखो बैलेंस में तराजू में, और इसी तरह पानी को तोलो 18 ग्राम, तो ये 1 मोल हो जाएगा। अगर 2 मोल चाहिए तो 2 में ज़रब दे दो, 18 दूनी 36 ग्राम हो जाएगा। अगर 3 मोल चाहिए 3 में ज़रब दे दो, 18 3 54 ग्राम हो जाएगा। तो इसी तरह आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम 1 मोल लेते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल भी बहुत आसान है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है भाई, 12 है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का 16 है, 16 दूनी 32 हो गया, 44 ग्राम आ जाएगा, 44 ग्राम। इसी तरह अगर हम 1 मोल किसी और मरकब का ले ली, 1 मोल आप NaCl ले ली, NaCl तो ये तो आयनिक कंपाउंड है, और इसकी केमियत जब हम इसके एटॉमिक मासेस को जमा करते हैं क्लोरीन और सोडियम के, तो ये आयनिक कंपाउंड, आयन के लिए फार्मूला मास का इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला मास हो जाएगा, फार्मूला मास को ग्रामों में जाहिर करो। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है, और क्लोरीन का क्या है, 35.5 है। तो ये आ जाएगा अगर जमा करते हैं 58.5 ग्राम, तो ये 1 मोल हुआ। इसी तरह आप बहुत ज़्यादा मिसालें ले सकते हैं, बहुत से तमाम कंपाउंड के आप ले सकते हैं। तो ये मोल था। और इसी तरह हमारे लेक्चर का तीसरा हिस्सा क्या है भाई, या इस लेक्चर का तीसरा टर्म एवोगाड्रो नंबर है भाई, एवोगाड्रो नंबर। तो आसानी के साथ हम इसको किस तरह जाहिर करते हैं एवोगाड्रो नंबर को, तो ये है Na, कैपिटल Na, कैपिटल बड़ा Na। ए का मकसद क्या है, एवोगाड्रो है, और N का मकसद है नंबर। तो नंबर आप देख सकते हैं, नंबर क्या है, तादाद। एवोगाड्रो क्या था, ये एक साइंसदान था, इटली का इतालवी साइंसदान था। तो इसलिए उसने इसको डिफाइन किया था और इसकी तादाद मालूम की थी एवोगाड्रो नंबर की, तो इसलिए इसको हम Na कहते हैं। आइए अब इसकी डिफिनीशन करते हैं, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं भाई। डिफिनीशन 12 एवोगाड्रो नंबर क्या है, अगर हम किसी शे का 1 मोल ले लें, किसी शे का या किसी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, और 1 मोल में एंटिटीज या पार्टिकल्स, जिसे तो ज़रात का नाम देते हैं उर्दू में, ज़रात की तादाद अगर हम मालूम करेंगे इस 1 मोल में, तो इस तादाद को हम कहेंगे एवोगाड्रो नंबर। यानी अगर किसी शे का जब हम 1 मोल लेकर इसमें ज़रात की तादाद मालूम करें, तो इस ज़रात की अक़साम क्या होंगी, या तो आयन होंगे, या तो मालिक्यूल होंगे, या एटम होंगे। तीनों किस्म के हो सकते हैं ज़रात। तो अगर 1 मोल में ज़रात की तादाद मालूम करें तो इसे क्या कहेंगे, इस तादाद को एवोगाड्रो नंबर। तो डिफिनीशन इसका क्या हुआ, द नंबर क्या है, तादाद, नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल क्या है, ज़रात, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स भी हो सकते हैं, आर मालिक्यूल्स, मालिक्यूल भी हो सकते हैं, आर आयन भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी शे के 1 मोल में ज़रात की तादाद को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इट्स कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। जाहिर क्या किस तरह करते हैं, Na से। और एवोगाड्रो नंबर जो है ये किस साइंसदान ने मालूम किया था, इसकी कीमत को एक्सपेरिमेंटली तजुर्बाती तौर पर एवोगाड्रो ने मालूम किया था, इटालियन केमिस्ट। द वैल्यू और मैग्नीट्यूड आप भी कह सकते हैं, कीमत, मैग्नीट्यूड आददी कीमत जिसे कहते हैं, या कीमत, वैल्यू। द वैल्यू ऑफ Na एवोगाड्रो नंबर was experimentally तजुर्बाती तौर पर experimentally calculated by an Italian chemist। इटालियन का मकसद है अतालवी, जिसे इटली वाले भी कहते हैं, इटली वाला केमिस्ट की मैदान, इटालियन केमिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो और इसका वैल्यू क्या है,
तो इसका वैल्यू ये है, उसने निकाला था अमेडियो एवोगाड्रो ने। तो क्या है 6.022 10 to 10 raised to the power 22 नहीं 23 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स का मकसद है ज़रात। तो अब सवाल ये बनता है ज़हन में कि ये तादाद हर चीज़ के लिए बराबर होगा या नहीं। तो तलबा याद रखो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मकदार है। किसी भी चीज़ का अगर आप 1 मोल ले ले तो इसमें ज़रात की तादाद क्या होगा, एक जैसा होगा, और ये तादाद होगा। तो ये कांस्टेंट है, इट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है, बिल्कुल मुस्तकिल क़ीमत है, मुस्तकिल, हर चीज़ के लिए यकसा होगी मुस्तकिल क़ीमत। इट विल बी इक्वल फॉर एवरी सब्सटेंस बी। तो अब हम आते हैं इसके क़ीमत की तरफ और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, एवोगाड्रो नंबर के एग्जाम्पल इस तरह होंगे। 1 मोल H2O अगर आप ले लें तो आपने अभी पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास क्या है 18, तो 18 ग्राम ले लें। 18 ग्राम 1 मोल बन जाएगा पानी का। तो पानी के 18 ग्राम अगर हम ले लेंगे तो पानी के कितने मॉलिक्यूल या ज़रात इसमें होंगे, तो ये होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर Na के बराबर। और Na आपने कहा, आपने पढ़ा कि 6.022 into 10 raised to the power क्या है 23 है। तो ये मॉलिक्यूल पानी के आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम किसी और कंपाउंड के लिए ले ली, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ले ली, H2 गैस, तो ये H2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप मालूम करें। मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसे 2 में ज़रब दे दो 2। तो अगर हम 2 ग्राम लगाएंगे, ग्राम, तो ये मोल हुआ। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को अगर आप तोलेंगे तो ये 1 मोल बन जाएगा। और 1 मोल में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल। तो इसी तरह इसके ज़रातों की तादाद क्या होगा, ये भी एवोगाड्रो नंबर के बिल्कुल बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर। और इसका तादाद क्या है 6.022, ज़रब 10 की ताकत क्या है 23 मॉलिक्यूल। तो इसी तरह आप मज़ीद मिसालें ले सकते हैं तलबा। आपको चाहिए कि मेरे हर लेक्चर को गौर और तवज्जो के साथ सुनिए। ये आपको आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा देगा, और इसी तरह हर किस्म के टेस्ट के MCQs में भी आपको मददगार साबित होगा। तो इंशाअल्लाह आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, फॉरवर्ड भी करेंगे दूसरे साथियों को, और इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। केमिस्ट्री, लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उनको क्यों मुश्किल नज़र आती है, क्यों स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से तराते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों ऐसे से गुरेज करते हैं और डरते हैं केमिस्ट्री से। ये इसलिए कि उनको कंसेप्ट हर टॉपिक का नहीं आता, वो हर टॉपिक के कंसेप्ट पर क्लियर नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर करें, केमिस्ट्री के हर टॉपिक पर अपना कंसेप्ट क्लियर करें, तो इसके साथ फिर आप नहीं डरेंगे, केमिस्ट्री से आप नहीं घबराएंगे, और इसी तरह आपको हर टॉपिक आसानी से याद हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि केमिस्ट्री को रटना आसान नहीं है, केमिस्ट्री पर रट्टा लगाना ये जाहिलों और कमाकल लोगों का काम है भाई, ये रटना नहीं है। इसको इसके हर टॉपिक पर आपको कंसेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी हर वीडियो लेक्चर को सुनिए गौर से, और केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ बनाइए भाई।